हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले 3 दिन से वीडियो नहीं आ पाई थी हमारे चैनल पर। उसमें मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से वीडियो को कंटिन्यू नहीं रख पाए। अब इस वीडियो में फिर से कंटिन्यू करते हैं और फिर से आपको वही 7:15 बजे केमिस्ट्री की 12th क्लास की वीडियो मिलने वाली। अब पिछले वीडियो में अपन रासायनिक बलगतिकी की बात कर रहे थे और बलगतिकी में अपन ने तीव्रता के आधार पर अभिक्रियाओं की प्रकार को डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में अपन अभिक्रिया के वेग की बात करेंगे। अभिक्रिया का क्या देखना है? वेग देखना है। मतलब अगर बच्चों कहूं तो रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करना है। और रेट ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन को मैं कह दूंगा आर ओ आर। अभी कैसे ज्ञात करते हैं वो सारा अपन को सीखना है। मान लिए बच्चों अपने पास कोई अभिकारक है आर, रिएक्टेंट है, और ये अभिकारक बदल किस में रहा है? प्रोडक्ट उत्पाद में। ठीक है यहां तक। अब ये कोई एक अभिक्रिया है, अभिक्रिया है, और इस अभिक्रिया का अपन को क्या ज्ञात करना है? वेग ज्ञात करना है। अब वो वेग कैसे ज्ञात करेंगे उसको अपन यहां इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सुनो फिर। सपोज दैट बच्चों मैंने लिया सबसे पहले आर, और आर अपने पास क्या था? अभिकारक था। और अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, अभी तो सिर्फ अपन ने अभिकारक लिया है और अभिकारक को रख दिया एक टेस्ट ट्यूब में। ये लीजिए, और अभी अभिकारक उत्पाद भी नहीं बनाने लगा है क्योंकि अभिक्रिया अभी स्टार्ट नहीं हुई है। तो अभिक्रिया में लगने वाला समय कितना होगा? अभी तो 0 ही है। मैं कहूं आपको कि आप रेस के मैदान में खड़े हैं और सभी धावक लाइन लाइन से खड़े हैं और सभी को 100 मीटर की रेस में हिस्सा लेना है। तो सभी जो भाग लेने वाले उम्मीदवार हैं वो एक लाइन में खड़े हैं, तो उनके लिए अभी टाइम थोड़ी गिना जाएगा। उनके लिए टाइम तब गिना जाएगा जब वो भागना प्रारंभ कर देंगे। जब वो दौड़ स्टार्ट हो जाएगी तब टाइम की बात करेंगे। उससे पहले वो कितने टाइम ग्राउंड पर रहे, कितने टाइम उन्होंने अभ्यास किया, कितने टाइम उन्होंने अपने कोच से बात की, इन सभी चीजों का टाइम इन्वॉल्व नहीं होता है। सेम उसी प्रकार अभिकारक अभी उत्पाद नहीं बना रहा है, तो अभी T बराबर कितना मानना है? 0। और अभिकारक की जो सांद्रता थी वो सांद्रता कितनी थी? 100%। अब थोड़ी देर बाद में इसको लगा कि मुझे उत्पाद बनाना चाहिए, तो ये चला उत्पाद बनाने के लिए। उत्पाद इसने P बना लिया। अब उत्पाद निकल के कहां से आया? अभिकारक से। और उत्पाद बन गया मान लीजिए 40%। और जब अभिकारक से उत्पाद बना है तो कुछ ना कुछ समय लगा है क्या? बिल्कुल समय लगा है। तो T बराबर मैं T कह दूंगा। भाई कोई ना कोई समय तो लगा, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 2 घंटे, 15 घंटे, 2000 साल, कुछ समय तो लगा है शायद। तो T बराबर T कह दिया।
अब मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं कि अभिकारक पहले 0 समय रखता था, धीरे धीरे बदल रहा था उत्पाद में, तो क्या समय में परिवर्तन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। और समय पर किसकी चली है? अरे समय पर किसकी चली आज तक? जो हमारी चलेगी। महाभारत के समय से कहते आ रहे हैं कि समय का पहिया चलता रहता है, कभी नहीं रुकता है। समय जब बढ़ रहा है तो परिवर्तित होगा, ये कभी नहीं रुक सकता। तो जब समय चेंज हो रहा है तो अभिकारक पहले 100% था, उसमें से 40% उत्पाद बन गया। और जब 40% उत्पाद बन गया तो ये कितना बचा? ये तो 60% रह गया। तो मुझे एक बात बताओ कि समय के साथ अभिकारक की सांद्रता तो घट रही है और समय के साथ उत्पाद की सांद्रता भी 40 है, कभी 50 भी होगी, 60 भी होगी, 70 भी होगी। तो इसकी सांद्रता समय के साथ बढ़ रही है। तो निष्कर्ष क्या निकला कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो उसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों की सांद्रता में परिवर्तन होता है, कन्फर्म। किसके साथ? समय में परिवर्तन के साथ। अब वो बात अलग है कि हमको पता है कि धीरे धीरे समय के साथ अभिकारक की सांद्रता घटती है तो धीरे धीरे उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है, वो बात अलग है। तो मैं आगे क्या लिखूंगा वो सुनो फिर। मैं लिखूंगा अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, और दर्शा सकते हैं आर से, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन है। कैपिटल आर से नहीं दर्शाएंगे क्योंकि कैपिटल आर से रिएक्शन बन जाता है, रिएक्टेंट भी बन जाता है। तो आप कैपिटल आर से उनको दर्शा लेंगे, स्मॉल आर से वेग को दर्शा लेते हैं, बराबर। तो मैं आपसे एक बात कहूं तो क्या अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन आया है? बिल्कुल आया। पहले 100 था, अब 60, 40 इधर आ गया, ये कम हो गया, ये बढ़ गया। ये स्टार्टिंग में 0 ही था, बना नहीं था कुछ। तो मैं लिखूंगा यहां कि अभिकारक व उत्पाद, या ओब्लिक लगा सकते हो, कि सांद्रता में परिवर्तन, और इस सांद्रता परिवर्तन में जो समय लगा है वो लिखना है। तो समय में परिवर्तन, समय में क्या हुआ है? परिवर्तन। अब इधर आ जाओ, सांद्रता को दर्शाते हैं सी से और परिवर्तन को दर्शाते हैं डी से या डेल्टा से या डेल से। ये अधिकतम परिवर्तन, ये सूक्ष्म परिवर्तन और ये मॉडरेट परिवर्तन। सांद्रता को सी से क्यों कंसंट्रेशन कहते हैं? तो मैं लिख सकता हूं आर बराबर है, क्या लिखूंगा? अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में क्या करना है? परिवर्तन। तो सांद्रता को सी से दर्शाना है। परिवर्तन के लिए यहां क्या लगाना है? डेल्टा लगाना है। किसमें परिवर्तन? समय में। और समय में परिवर्तन है तो डेल्टा टी लगाना है। तो सांद्रता में परिवर्तन और समय में परिवर्तन। अब सांद्रता उत्पाद की या अभिकारक की, किसी की भी हो सकती है। और चिन्ह लगा दिया यहां प्लस का और माइनस का, ये लीजिए। तो यहां प्लस क्या दर्शा रहा है? प्लस दर्शा रहा है कि समय के साथ, समय के साथ उत्पाद की सांद्रता में, उत्पाद की सांद्रता में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो आप समझ गए होंगे कि माइनस क्या दर्शा रहा है? समय के साथ समय के साथ
अभिकारक की सांद्रता में क्या होगी? कमी होगी। भाई ये प्लस वृद्धि को और माइनस किसको? कमी को दर्शा रहा है। बिल्कुल छोटी सी बात आपको कहनी है। क्लियर यहां तक? अब अगर आगे चलें तो आगे क्या कह रहा हूं वो सुनो। मान लीजिए अभिक्रिया ये है, आर कन्वर्ट हो रहा है पी में। अब दोनों का आपको अभिक्रिया वेग लिखना है, तो पहले अभिकारक तो आर कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? अभिकार तो घटता है, घटता है तो माइनस यहां डेल्टा आर डेल्टा टी। सर सी तो है नहीं, सांद्रता का है। अब सांद्रता को दर्शाने के लिए कौन आ गया? बड़ा कोष्टक। क्यों? क्योंकि पहले से आर है, तो यहां सी लिखें कि आर लिखें? भाई जो अभिकारक है उसको लिखना पड़ेगा ना, कि आर की सांद्रता में परिवर्तन। तो बड़ा कोष्टक यहां सांद्रता को दर्शा। उस सांद्रता में समय के साथ क्या हुई है? कमी। ऐसे प्रोडक्ट का लिखूं तो लिखूंगा आर पी और ये आर आर है। भाई अभिकारक का वेग और उत्पाद का वेग। अब उत्पाद का वेग बढ़ रहा है तो प्लस वही डेल्टा पी और डेल्टा टी। कोई समस्या नहीं है। क्लियर यहां तक? अब किसी का भी लिख लो, कोई आपत्ति नहीं होती इनमें, आप कर सकते हो इनको आसानी से। नेक्स्ट देखो, मैं कहूंगा कि जो अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया का वेग, उस वेग की क्या ज्ञात करनी है? इकाई। कि अभिक्रिया के वेग की इकाई क्या है? तो थोड़ी देर पहले वेग क्या आया? सी बटे में टी। अब वो परिवर्तन हो रहा है, वो बात अलग है। मैं तो कहूंगा कि ऊपर सांद्रता लिखते हैं और नीचे समय लिखते हैं। तो आर बराबर हो जाएगा, सांद्रता को लिखते हैं मोल पर लीटर में, और समय को सेकंड में ले लो या मिनट में ले लो। सेकंड में लिया तो आर बराबर क्या आएगा? मोल तो है ही, पर का मतलब है कि ये ऊपर जाएगा, बटे में है, ऊपर जाएगा, तो ये क्या बनाएगा? लीटर इनवर्स। और लीटर इनवर्स है तो सेकंड ऊपर ले जाओगे तो सेकंड इनवर्स। यह अभिक्रिया के वेग, क्रिया के वेग का क्या आ चुका है? मात्रक आ चुका है। तो इसमें क्या बुराई लिखने में? अगर यहां टाइम आप मिनट में लो तो मिनट इनवर्स कर दो, तो उसमें कौन सी दिक्कत है? कर सकते हो इतना। आगे सुनो, अब मैं कहूंगा कि अभिक्रिया का वेग दो प्रकार से प्रभावित होता है, दो प्रकार का होता है। अभिक्रिया का वेग या तो मैं कह दूं दो प्रकार का होता है या दो प्रकार से प्रभावित होता है। एक प्रकार का वेग होता है औसत वेग, औसत वेग, और दूसरा होता है तात्क्षणिक वेग। दो प्रकार का वेग है। अब औसत में क्या है कि धीरे धीरे अभिकारक टूटता रहेगा और धीरे धीरे उत्पाद बनता रहेगा। यह अपने औसत वेग की कहानी है। औसत वेग में कहूं तो मैं ऐसे कहूंगा कि आर कन्वर्ट हुआ पी में, तो यहां आर आर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कि डेल्टा आर डेल्टा टी, सांद्रता चिन्ह माइनस, और यहां कहूंगा आर पी माइनस, सॉरी, डेल्टा पी डेल्टा टी प्लस। ये औसत वेग है। मतलब जितनी अभिकारक की सांद्रता में कमी होगी उतना ही उत्पाद आपको मिलने वाला है। जबकि बात किसकी की जाए? तात्क्षणिक वेग की। तो इंस्टेंट काम होता है कि तुरंत तुरंत काम नहीं होते, उस काम की बात चल रही है इधर।
और जब इंस्टेंट काम हो रहा है तो यहां ना मान लो ऐसा है कि रिएक्टेंट बहुत ज्यादा मात्रा में टूटा तो कम मोल आपको प्रोडक्ट के मिले। जैसे मैं कहूं A प्लस 2B मिलकर C बना रहे हैं, तो यह था विकारक तो एक तो A था और 2B थे, मिलकर अकेला क्या बना रहे हैं C। ऐसे वेग क्या कहलाते हैं? तात्क्षणिक वेग कहलाते हैं। याद रखने का तरीका है कि जिनमें ना ऐसे मोलों की संख्या दिखाई दी जाए तो वहां समझ जाना कि तात्क्षणिक वेग की बात होने वाली है। क्लियर यहां तक की बात? नेक्स्ट बात करते हैं। और नेक्स्ट बात में मैं नोट लिखने वाला हूं एक, और नोट में बात करने वाले हैं स्टाइक्योमेट्री। तो मैं लिखूंगा कि जब अभिक्रिया रस समीकरण मिति कोष्टक में लिखूंगा स्टाइक्योमिति है में उपस्थित हो। अब इस स्टाइक्योमेट्री का क्या मसला है? तो स्टाइक्योमेट्री का मसला है कि वहां आपको रिएक्शन में किसकी संख्या मिलेगी? मोलों की संख्या मिलने वाली है। मतलब अगर मैं कहूं तो अभिक्रिया जो होगी वो अभिक्रिया कैसी मिलेगी आपको? संतुलित मिलने वाली है। अब जब मोलों की संख्या होगी संतुलित होगी अभिक्रिया, तो वहां क्या कहना आपको? स्टाइक्योमेट्री कहनी है। फॉर एग्जांपल की बात करूं तो मैं कहूंगा कि M1 है B, M2 है Q, N1 है R और N2 है S। तो ये तो अपने पास अभिकारक है, ये अपने पास उत्पाद है, इनके मोलों की संख्या लिखी गई है। और जब मोलों की संख्या लिखी गई है तो अभिक्रिया किसमें है? रस समीकरण मिति में है। और जब रस समीकरण मिति में है तो रेट ऑफ रिएक्शन, तो कॉन्सेप्ट पिछले वाला है कि अभिकारकों की सांद्रता तो घटेगी, उत्पादों की सांद्रता बढ़ेगी, इनमें परिवर्तन माइनस होगा, इनमें चिन्ह प्लस आएगा, लेकिन दिक्कत कर गई मोलों की संख्या। तो जब अभिक्रिया स्टाइक्योमेट्री में हो तो मोलों की संख्या का भाग दिया जाता है। जब मोलों की संख्या को 1 के बटे में लिखते हैं तो मैं इसका ROR लिखूं, ROR, तो सोचना एक बार, मोलों की संख्या को भाग देना है तो 1 बटे M1 डेल्टा P भाई P की सांद्रता में, भाई P बड़ा कोष्टक सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा T, अब अभिकारक है तो चिन्ह माइनस का, बराबर होगा 1 बटे M2 माइनस डेल्टा Q डेल्टा T, क्योंकि सांद्रता में परिवर्तन माइनस अभिकारक है समय के साथ, बराबर होगा किसके? 1 बटे N1 डेल्टा R बटे डेल्टा T, चिन्ह प्लस का, लगाओ तो ठीक ना लगाओ तो ठीक, प्लस क्यों लगाया? उत्पाद है और सभी में मैंने मोलों का भाग दिया है, उसी हिसाब से यहां क्या होगा? 1 बटे N2 प्लस डेल्टा S डेल्टा T। ये अभिक्रिया वेग आ गया उन अभिक्रियाओं के लिए जिनमें स्टाइक्योमेट्री है, मोलों की संख्या है, तो मोलों की संख्या का भाग देना है। सर एग्जाम्पल कुछ तो सुनो फिर। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, N2 है और 3H2 है, ये मिलकर बना रहे हैं 2NH3, तो इसमें क्या दिक्कत होगी? फिर
मोलों की संख्या लिखनी है और काम करना है। कुछ नहीं दिया तो मोल एक ही तो है, तो 1/1 लिख दे, क्या दिक्कत हो रही है? 1/1 डेल्टा N2। अब ये क्या हो रहा है? अभी कारक घट रहा है, अरे कमी हो रही है, तो यहां डेल्टा टी बराबर 1/3 डेल्टा H2 डेल्टा टी। क्यों? मोलों की संख्या का भाग देना है, चिन्ह क्यों? अभिकारक बराबर 1/2 डेल्टा NH2 डेल्टा टी, चिन्ह प्लस का अभी उत्पाद है। और देख लो एग्जांपल, और एग्जांपल ये है 2NO2 2NO O2 2NO2। तो यहां रेट ऑफ रिएक्शन देख रहे हैं फिर से, भाई ये दोनों टूट रहे हैं, ये बन रहा है, इनकी सांद्रता कम हो रही है, इसकी बढ़ रही है, चिन्ह लगाते जाओ। 1/2 माइनस डेल्टा NO डेल्टा टी बराबर कुछ नहीं है तो 1/1 माइनस डेल्टा O2 डेल्टा टी बराबर 1/2 प्लस डेल्टा NO2 डेल्टा टी। ऐसे आपको इनका वेग ज्ञात करना है। तो इन इसमें कौन सी आफत आ जाएगी फिर? क्लियर है बात? आगे सुनो, एक नोट लिखूंगा और नोट में कहा है N2 प्लस TH2 2NH3 बना रहा है। अब N2 क्या हो रहा है? टूट रहा है, टूट रहा है तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, विलुप्त हो रहा है। तो मैं ऐसे कहूंगा N2 के विलुप्त होने की दर, और हाइड्रोजन विलुप्त हो रहा है तो H2 के विलुप्त होने की दर, ये बन रहा है NH3 के बनने की दर। विलुप्त होने की दर को कहते हैं ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। इसको भी कहेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस, इसको कहेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन, बनने की दर। और आपको पता है कि अभिकारक टूटता है तो टूट के बदलता है किसमें? उत्पाद में। तो अभिकारक धीरे धीरे लुप्त होते हैं और ये बनता रहता है। अब मैं क्यों कह रहा हूं, क्वेश्चन सुनो फिर। क्वेश्चन आपके पास है कि वो ये अभिक्रिया उठाते हैं N2 प्लस 3H2 और 2NH3। अभी NH3 की दर मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है, तो N2 व H2 के विलुप्त होने की दर ज्ञात कीजिए। ये ज्ञात करवा रहा है आपसे, तो फिर होगा क्या उसको समझो। क्या कहना है? रिएक्शन लिखो N2 प्लस 3H2 और 2NH3। इसका ROR लिखो पहले। क्या क्या लिखा जाएगा? वो ही 1/1 माइनस डेल्टा N2 डेल्टा टी बराबर 1/3 माइनस डेल्टा H2 डेल्टा टी बराबर 1/2 प्लस डेल्टा NH3 और डेल्टा टी। अब ये विलुप्त हो रहा है तो इसके साथ आएगा ROD, विलुप्त हो रहा है तो ROD, बन रहा है तो ROF। ROF का मान दिया है 10 की घात -6, और अच्छे से लिखता हूं, की घात -6 दे दिया ऐसे कुछ।
अब आपको इसका विलुप्त होने की दर ज्ञात करनी है। तो कैसे लिखेंगे, इधर सीखो। इसको लिखेंगे 1/1 क्या है, माइनस डेल्टा ROD बराबर। अब जब ये टूटा तो इसके टूटने में इसका क्या योगदान, कोई योगदान नहीं है। अपने दम पे काम किया इसने, किसी का सहारा लेके भीख नहीं मांगी इसने, जैसे आप कर रहे हो। तो जब ये टूटेगा तो इसका सहारे की आवश्यकता नहीं है, तो क्या करेगा, सुनो, ये टूट कर चल रहा है, तो बराबर लिखूंगा 1/2 से डेल्टा NH3 ROF। ठीक है, अब ज्ञात क्या करना है, N2 ज्ञात, बराबर 1/2 ऐसे कैसे, इसको इधर लाओगे तो नीचे वाली संख्या तो नीचे, ऊपर वाली संख्या नीचे जाएगी, नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, गुणा गुणा इसके ROF का मान दिया है 6 × 10⁻⁻6। लो करो, 1 गुणा 6 × 10⁻⁻6, 3 3 × 10, जिसका मान 3 है, 8 दिखे कभी, इतना काम कर पाओगे क्या, ठीक है यहां तक। अब अगर इसकी बात करूं तो अगर अगर H2 के विलुप्त होने की दर की बात करूं तो सुनो, इसको लिख लो ऐसे, माइनस डेल्टा H2 डेल्टा T ROD, यहां इसका ROF आ जाएगा। इसके टूटने में इसका योगदान नहीं है, लेकिन इसके टूटने से ये तो बनता है, ये तो आएगा। तो फिर से ROD माइनस डेल्टा H2 डेल्टा T ROD 2 वज्र गुणा कर, इधर इसको इधर ले जा, 3/1, इसका मान आ रहा है 6 × 10⁻⁻6, कर ले, कितना आएगा 3, कितना आएगा 2 × 6 × 10⁻⁻6, बात वही आएगी, कैसे भी गुणा कर। अब अगर ऐसा हो कि इन दोनों की तो विलुप्त होने की दर दे दे, इसके बनने की दर पूछ ले, तो फिर कौन सी आफत आ गई उसमें, वो भी ज्ञात कर लेंगे अपन। क्लियर है बात। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही मिलने वाला है आपको, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वेग नियम समीकरण को लेकर। क्लियर है, तब तक आप क्या करोगे, इनको रिवाइज करोगे, इनके बेस्ड क्वेश्चन कर लेना, कोई क्वेश्चन दिक्कत करे तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और बाकी आपको पता ही है मैं क्या कहने वाला हूँ, पढ़ाई भी जारी रखनी है, इन 1.5 मंथ को खराब नहीं करना है। कभी इन 1.5 मंथ को खराब कर दो कि सर जुलाई से पढ़ेंगे, जुलाई तक तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर करनी है, ताकि आप जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं इन 1.5 मंथ में, उन स्टूडेंट से कहीं ना कहीं आगे निकल सको, और फिर आपका बन गया होगा ना नीट का, IIT का, तो उस हिसाब से फिर अभी तैयारी करेंगे इस पीक टाइम में तो आगे निकल पाएंगे शायद। अभी मैं नहीं कह रहा कि आप दिन रात एक कर दो, अभी से पढ़ना चालू कर दो, सब कुछ ही कर लो, नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत शेड्यूल तो बनाओ ना यार, थोड़ा बहुत तो तैयार करो कम से कम, ठीक है।
बाकी खुश रहना है, आबाद रहना है, मौज करनी है।